यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले इस हेरिडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर किसने काम किया। तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट, इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले जो है इस हेरिडिटी के ऊपर, मतलब कैसे जो है पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में स्टडी की। और इन्होंने ये स्टडी कब की, तो इन्होंने ये स्टडी याद रखो अराउंड 18, देखो इन्होंने ये सबसे पहले स्टडी की, इट इज अराउंड 1886 के अराउंड इन्होंने पूरी अपनी स्टडी की। और ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who worked on the concept of heredity, और इसीलिए इनको बोला गया he is a pioneer of modern genetics। तो बेटा पायोनियर का मतलब क्या होता है, तो पायोनियर इसका मतलब ये है कि जो कोई किसी फील्ड में सबसे पहले काम करता है, उस फील्ड के बारे में लोगों को बताए, काफी अच्छा काम करता है, तो उसको बोला जाता है, उसे कंसिडर किया जाता है उस फील्ड का पायोनियर। जैसे यहाँ पे हेरिडिटी के ऊपर काम किसने किया, मेंडल ने किया, तो दैट इज वाई ही इज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि दुनिया को ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के बारे में किसी ने सबसे पहले बताया होगा, तो वो कौन थे, वो थे मेंडल। सो दैट इज वाई ही इज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और याद रखो कि वो एक धर्मगुरु थे, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, और इन्होंने अपना पूरा काम जो है पी प्लांट्स के ऊपर किया था, और इस पी प्लांट्स के ऊपर से ही उन्होंने हेरिडिटी कॉन्सेप्ट को दुनिया के आगे रखा। बेटा ये पी प्लांट सिलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या था, तो पी प्लांट्स जो है इनकी लाइफ स्पैन काफी छोटी होती है। तो इसका मतलब जब अगर आप इस पी प्लांट को आप पैरेट कंसिडर करोगे, तो इससे जो जनरेशन आएगी, जो हम उसे बोलेंगे कि इनके बच्चे जो है, वो सपोज हम बात करते हैं वो जनरेशन 1 है, ठीक है। उसके बाद अभी ये बच्चे बड़े होके और कोई, मतलब ये प्लांट्स बड़े होके और नया प्लांट देंगे, तो उनसे भी एक नई जनरेशन बनेगी। तो उस केस में मुझे बताओ यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब ये डेवलप होने में, मतलब ये जनरेशन आने में, और उसके बाद इस जनरेशन से इस जनरेशन में क्या कैरेक्टर चेंजेस आ सकता है, तो वो स्टडी करने के लिए टाइम तो लगने वाला है। तो इसीलिए कंक्लूजन में आने के लिए, मतलब टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर हेरिडिटरी वर्क, मेंडल को जो है काफी ज्यादा टाइम लगा। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इट टुक लॉन्ग टाइम फॉर मेंडल टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने ये काम कब किया, तो 1886 में जो है इन्होंने पूरा जो है इस कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के ऊपर काम किया, और वो सबसे पहले इन्होंने इस फील्ड को जो है लोगों के सामने रखा, इसलिए उनसे कंसिडर किया जाता है पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और इसीलिए दे आर वेल नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आपके बुक में ईयर वाइज वर्क ऑन जेनेटिक्स दिया है। तो ये अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैंने क्या किया है कि इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिजाइन किया है, और वो ये पढ़ने के बाद मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे पहले ये समझना है कि ये बोलते क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इस हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किसने किया, तो वो थे मेंडल। और कब किया इन्होंने काम, तो इट इज अराउंड द पीरियड ऑफ 1886, ठीक है। उसके बाद 1901 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ह्यूगो डी वैरिस। उन्होंने क्या किया कि जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो उसमें कुछ ना कुछ है वेरिएशन आता है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि ये जो वेरिएशन आता है वो म्यूटेशन की वजह से आता है, और इसी के बेसिस के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी रखी जिसे बोला जाता है म्यूटेशनल थ्योरी। और उन्होंने ये कब जो है पुट फॉरवर्ड की, तो इन 1901 आपको पूछा जाता है ह्यूग डी वैरियस ने कौन सी थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, तो म्यूटेशनल थ्योरी। और अगर आपको ईयर पूछा जाए तो आप क्या बताओ कि इन 1901 जो है इन्होंने ये थ्योरी लोगों के सामने रखी। उसके बाद 1902 में वॉल्टर और सडन, ये दो साइंटिस्ट जो है इन्होंने इस ग्रास ऊपर के ऊपर काम किया, ठीक है। और
लोगों को पहले क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया कि ये जीन जो है, मतलब ये कैरेक्टर जो इंफॉर्मेशन होती है जीन के ऊपर, ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने बताया कि ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इन्होंने पूरी स्टडी किसके ऊपर कैरी की, तो ये कैरी स्टडी की इस ग्रासहोपर के ऊपर। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लिखा है कि 1902 में वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ग्रासहोपर एंड अंटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन। इसका मतलब पहले क्रोमोसोम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन इस क्रोमोसोम के बारे में लोगों को जो इंट्रोड्यूस करवाने का काम किसने किया, वॉल्टर एंसटन ने, इन द ईयर 1902। उसके बाद जैसे ही अभी पता चला कि जीन जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है, तो अभी जो फ्यूचर रिसर्च चला ये था कि जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर होता है और वो जो कैरी क्रोमोसोम किए जाता है, तो लेकिन इस जीन का नेचर क्या होता है ये लोगों को पता नहीं था। सो रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि उस जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या होता है। आपको तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन पहले तो लोगों को पता नहीं था बिफोर 1902। और ये जो जेनेटिक मटेरियल था, तो ये क्या था, तो डीएनए था। ये किसने बताया, तो तीन साइंटिस्ट जो है साथ में आए और इन्होंने 1944 में लोगों को बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं वो किस में करता है, तो उनके डीएनए में करता है। इसका मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। और ये किसने पुट फॉरवर्ड किया, तो ये तीन साइंटिस्ट, ऑसवर्ड एवरे, मैकलिन मैककार्थी, कॉलिन मैक्लॉयड, ये तीन साइंटिस्ट ने 1944 में ये प्रूव किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट एक्सेप्ट वायरसेस। क्योंकि वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सम ऑफ द वायरसेस के केस में ये आरएनए होता है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि डीएनए इट कंटेन इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए इसमें जो इंफॉर्मेशन छुपी होती है, तो ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब उनमें जो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, तो वो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोटीन बन रहा है। जैसे कि अभी इसको समझाना है आपको, तो कैसे समझाओ। तो बेटा जैसे अभी आपके हेयर, किसी के देखो, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, तो ये कर्ली बनना या स्ट्रेट बनना, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन किस में होती है छुपी, तो डीएनए में होती है। तो डीएनए डिसाइड करता है उसमें जो इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या बनाता है, प्रोटीन। जैसे कि सपोज उस डीएनए में इंफॉर्मेशन ऐसी छुपी हुई है कि वो जो है स्ट्रेट हेयर बनाना चाहिए, तो उस केस में वो प्रोटीन किस तरह का डेवलप होगा, तो स्ट्रेट हेयर वाला। वही अगर उस डीएनए में इंफॉर्मेशन ऐसी छुपी है कि उसके हेयर जो है वो कर्ली बनने चाहिए, और आपको पता है हेयर किससे बनता है, तो वो बनते हैं केराटिन से। केराटिन क्या होता है बेटा हमारे, केराटिन एक प्रोटीन है और ये हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये केराटिन ये किस तरह का डेवलप होगा, इसकी इंफॉर्मेशन किस में छुपी है, तो ये डीएनए में छुपी है। और डीएनए डिसाइड करता है कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए। इसका मतलब डीएनए कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोटीन बन रहा है। और इस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को किसने एक्सप्लेन किया, तो वो साइंटिस्ट थे जैकब। आगे देखने वाले तो यहाँ पे 1961 में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकब एंड मोनेट। उन्होंने बताया कि डीएनए जो बैक्टीरियल सेल में था, तो वो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा था। तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये स्टडी किसमें कैरी आउट की, बैक्टीरिया में। तो उन्होंने ये बताया कि डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में होती है, प्रोटीन के फॉर्म में। इसका मतलब डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इन्होंने ये बताया, कौन थे वो, जैकब एंड मोनेट। वो फ्रेंच जेनेटिस्ट थे और इन्होंने 1961 में अपना ये काम कैरी आउट किया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई तो उसको अनकवर करने का काम किया। द इंफॉर्मेशन विच वॉज हिडन इन द डीएनए, इट वॉज अनकवर्ड। कैसे अनकवर हुई,
तो जैकब एंड मोनर ने जो एक मॉडल प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में की जाती है, प्रोटीन के फॉर्म में। और आपको जब पता चलता है कि कोई यूजफुल कैरेक्टर, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर आपको समझाना है, तो जैसे कि आपको पता है डोंकी और हॉर्स, इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डोंकी जो है वो काफी स्लो रनर होता है, वो ज्यादा भाग नहीं सकता है और ज्यादा लोड भी नहीं कैरी करता है। वही हॉर्स अगर देखोगे तो ये काफी ज्यादा जो है लोड भी कैरी कर सकता है और रनिंग में भी काफी ज्यादा फास्ट है। और अगर हमने इस हॉर्स के कैरेक्टर जो कि इसके डीएनए में छुपे हुए हैं, तो ये डीएनए अगर हमने उस हॉर्स से निकाले, मतलब सपोज ये हॉर्स है, ठीक है, और इसके जीन हमने क्या किए, इसके जीन हमने निकाल ली। उसके बाद एक डोंकी है और डोंकी के जीन जो है वो भी हमने जो है क्या किए, निकाल लिए। इसका मतलब हमें सेल को निकालना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस हॉर्स के जो जीन जिसमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, किसके लिए, फास्ट रनिंग के लिए, उसके बाद लोड कैरी करने के लिए, तो ये क्या ये जीन हम इस डोंकी में डाल सकते हैं क्या, मतलब ये पॉसिबल है क्या? तो बेटा यस, इट इज पॉसिबल, इट इज बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो जीन है ये हम इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एडिशन कर रहे हैं, और इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जीन के लेवल पर, और इसीलिए इसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब हॉर्स से जीन निकाल के हम डोंकी में डाल रहे हैं, मतलब हॉर्स के यूजफुल जो कैरेक्टर्स थे उसको हमने डोंकी के जीन्स में डाल दिए, मतलब हमने कंबाइन किए, रिकंबाइन किए। तो ये हम जो काम कर रहे हैं इस टेक्निक को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये सक्सेसफुली लोगों ने कैरी आउट किए। तो दैट इज व्हाई दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे ये ऐसा लिखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेन जो आपको याद रखना है, ईयर वाइज वर्क किसने किया, बराबर। तो अभी हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की, कैसे आपको। तो सबसे पहले मुझे बताओ जेनेटिक्स के ऊपर काम किसने किया, हु वॉज द पायोनियर, हु वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हमने क्या बताया, मेंडल्स। तो ग्रेगर मेंडल, इन्होंने अपना काम कैरी आउट किया अराउंड 1886। उसके बाद 1901 में किसने काम कैरी आउट किया, ह्यू डी वेरिस। और उन्होंने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की जिसे हमने बोला म्यूटेशनल थ्योरी, और उन्होंने बताया कि कुछ वेरिएशन, कुछ कैरेक्टर्स में सडन चेंजेस आता है। उसके बाद 1902 में वॉल्टर सडन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जीन दे आर कैरिड थ्रू क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रोमोसोम के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि लोगों को इससे पहले बात क्रोमोसोम की नहीं पता थी। उसके बाद जैसे ही पता चला कि जीन्स दे आर कैरिड थ्रू क्रोमोसोम, तो लोगों को ये पता करना था कि इस जीन का या फिर इस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है। तो ये किसने बताया, तो ये तीन साइंटिस्ट, ऑस्टवर्ड एवरे, मैकक्लीन मैककर्थी और मैकलॉयड, इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सेप्ट वायरसेस, और इन्होंने काम 1944 में किया। उसके बाद 1961 में किसने काम किया, जैकब एंड मोनट, और इन्होंने क्या बताया, दे हैव पुट फॉरवर्ड अ मॉडल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता चला कि डीएनए जो एक्सप्रेस होता है, उसके कैरेक्टर जो एक्सप्रेस करवाता है वो प्रोटीन के फॉर्म में, तो क्या हम ऐसे जीन को साथ में लेके, यूजफुल कैरेक्टर्स जो जीन में छुपे हुए, तो ऐसे जीन को निकाल के हम किसी और ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि डोंकी में हमने डाले, तो ये क्या पॉसिबल है क्या? तो यस, इट वाज पॉसिबल। और इसी को हमने क्या बोला, रिकम्बाइन हम जीन कर रहे हैं, और एक टेक्निक डेवलप हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इट हैज अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेटा ये फ्लो चार्ट जो है आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। तो ये आपके नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, ताकि वो जो बुक में जो काफी कंफ्यूजिंग दिया, तो